एक फुटबॉल क्लब में मैनेजर का अपॉइंटमेंट ना किसी रिश्ते पक्के होने से कम की बात नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उसके बाद घर वालों का एक दूसरे को पसंद करना बड़ा जरूरी होता है। तो इसी तरीके से जब एक क्लब यहां पर एक मैनेजर को पसंद कर लेता है, तो यहां पर उस मैनेजर का यहां पर उनके प्लेयर्स जो हैं उनको पसंद करना बहुत जरूरी होता है, एंड वाइस वर्सा। तो भाई वीडियो नंबर 5647 में आपका स्वागत है टू रियल मैड्रिड के मैनेजरियल अपॉइंटमेंट। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमएफसी एंड वेलकम बैक टू अनदर डेली एपिसोड ऑफ फुटबॉल बुलेटिन। और भाई आज वापस से हम शुरुआत करेंगे मैड्रिड में हो रही बातचीत की, जहां पर जोसे मोरिनो अभी तक चार्ट जो था वो लीड कर रहे थे, लेकिन अचानक से यर्गन क्लॉप ने एंट्री मार के पूरे मद्रिस्तास के मन में वो होप जगा दी कि भाई गीगन प्रेसिंग देखेंगे और अपने क्लब में डिसिप्लिन देखेंगे फाइनली जाकर, जहां पर प्लेयर्स का कंट्रोल मैनेजर के हाथ में होगा। तो वहीं अगर आप बात करोगे बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना में एक बड़ी अतरंगी न्यूज आई है। ऑल्दो वो न्यूज कितनी सही है कितनी नहीं है उसमें तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ही। एंड यूनाइटेड के ट्रांसफर टारगेट्स, न्यू मैनेजर अपॉइंटमेंट पे एक नया नाम निकल के आया है, एंड कोबी मेनो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो शुरुआत तो देखो हम यहाँ पर अपनी सबसे हॉट टॉपिक से करेंगे, और वो होगा रियल मैड्रिड का टॉपिक। अब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये पढ़ के मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, एंड मुझे नहीं पता कितने मैड्रिड फैंस यहाँ पर मेरी इस बात से एग्री करते नहीं करते, बट रियल मैड्रिड की पोजीशन ये है कि वो नहीं यहाँ पे यर्गन क्लॉप से बातचीत करेंगे। यर्गन क्लॉप पहले आए, बोलेंगे भैया देखो ऐसा है, तुम लोग ट्रबल में हो ना, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैड्रिड का ये स्टांस बड़ा अजीब नहीं है तुम्हारे हिसाब से, कि क्लब में एक अच्छे मैनेजर की जरूरत तुमको है। क्लब चाहता है कि उनको एक अच्छा डिसिप्लिनियन मिले, जो तुम्हारे इतने बड़े बड़े ईगोइस्टिक मेनियक्स बैठे हुए ना क्लब के अंदर, स्क्वाड में बात कर रहा हूं मैं, उनको थोड़ा सा अकल सिखाए। तो भाई कायदे में तो यहां पर यर्गन क्लॉप के रिगार्डिंग रियल मैड्रिड को पहला अप्रोच रखना चाहिए। यहां पे लास्ट लाइन पढ़ो, इफ क्लॉप ऑफर्स हिमसेल्फ देन ही कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अरे भैया क्लॉप क्यों, मतलब अभी वो अच्छा खासा रेडबुल ग्रुप के साथ काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्यों अपने आप को ऑफर करेगा? अगर आपको चाहिए कि भाई आपके पास एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर हो, जो नो डाउट भाई आपके यर्गन क्लॉप है, तो आपको जाके पहले बातचीत करनी पड़ेगी, आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई सुनो ऐसा है, यू आर डूइंग रियली वेल विद द रेड बुल ग्रुप, बट वी हैव गॉट अ बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुम सोचो यहां पर मैड्रिड के साथ 16th टाइटल यूसीएल का जीत सकते हो, यहां पर 2 साल से हम आपके कंपटीशन से बाहर हैं ला लीगा के कंपैरिजन में डोमेस्टिकली, अब वहां पर आकर हमें ट्रॉफी वापस से जितवा सकते हो। तो ऐसे प्रपोजल रखोगे, उसको बोलोगे भाई तुम्हें फ्री हैंड दिया जाएगा, तुमको जो प्लेयर खिलाना है तुम वो प्लेयर खिलाओ, तुमको जो प्लेयर नहीं खिलाना है तुम वो प्लेयर नहीं खिलाओ, हम बीच में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन ये मैड्रिड का जो स्टांस है, और जो फेब्रिजो रोमानो की मुख जो मुंह जबानी है, वो मैं बता रहा हूं कि भाई रियल मैड्रिड वेट करेगी, क्लॉप अपने आप को खुद ऑफर करेंगे। भाई कोई मैनेजर अपने आप को खुद ऑफर नहीं करता अगर वो अपनी करंट जॉब में बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको ऐसा मैनेजर चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उससे बातचीत करनी पड़ेगी, और जो मैनेजर अपने आप को ऑफर कर रहा है वो जोसे मोरिनियो है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जोसे मोरिनियो यहां पर वापस से एक बड़े क्लब को मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर लीविंग यूनाइटेड ही हैज मैनेज्ड स्पर्स, फिर उसके बाद रोमा, फिर उसके बाद फेनारबाशे, एंड उसके बाद अब वो बेनफिका मैनेज कर रहे हैं। ऑल्दो बेनफिका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डोमेस्टिकली, बेनफिका भाई वन साइडेड डोमिनेशन कर रही है वहां पे आपके पोर्चुगीज लीग में, लेकिन बेनफिका में उनको उतनी आई बॉल्स नहीं मिलेंगी, बेनफिका में उतनी बातचीत नहीं होगी, चाहे जोसे मोरिनो कुछ भी कर लें। उनको अपने आप को वापस से उस एलीट मैनेजर कैटेगरी में शामिल करवाने के लिए किसी बड़े क्लब को ही मैनेज करना पड़ेगा, और वो भी बड़े प्लेयर्स के साथ वाले क्लब को। तो डेफिनेटली ये परफेक्ट पोजीशन है यहाँ पर जोसे मोरिनो के लिए। मुझे नहीं पता कितनी परफेक्ट पोजीशन है यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए, बट जोसे मोरिनो को ऐसा एक क्लब चाहिए है जहां पर वो अपने आप को रीस्टैब्लिश कर पाए, और इससे बेटर क्लब क्या होगा जहां पर एक कहानी वो लिखी थी उन्होंने 2010 के आसपास, जो पूरी नहीं कर पाए थे वो, और वो कहानी थी यहाँ पर ला देसिमा जिताने की। ऑल्दो आगे चलकर यहाँ पर उन्होंने पेप गार्डियोला की बार्सिलोना का वो गुमान तोड़ा था, एंड उनका वो डोमिनेशन डोमेस्टिकली वो ब्रेक किया था, बट बात वही थी ना, मैड्रिड का जो पूरा एस्पिरेशन रहता है, मैड्रिड का जो पूरा एक कहते हैं ना वो एम रहता है सीजन का, वो ये रहता है कि भाई चैंपियंस लीग जीतनी है। लीग कोपा डेल रे चलो ये ठीक है भी, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूरोपियन डोमिनेंस हमारी आइडेंटिटी है, हम उसमें यहां पर फॉल्टर नहीं कर सकते। और पिछले दोनों सालों में आप देखोगे मैड्रिड की परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में बहुत एवरेज रही है, और डोमेस्टिकली तो वो डेफिनेटली स्ट्रगल करी है, क्योंकि वहां पर तो बार्सिलोना ने वन साइडेड एक तरफा यहां पर लीग जीती है जाके। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर यर्गन क्लॉप रेस में नहीं, अगर यर्गन क्लॉप यहां पर आपके कूदने नहीं वाले हैं इस पूरे नेगोशिएशन के दौरान, तो डेफिनेटली आप यही बोलोगे कि फिर तो जोसे मोरिनो का रास्ता क्लियर है, क्योंकि और कौन है? पोचेटिनो वोचेटिनो नहीं मेरे भाई। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें तो यही बताया गया है
कि भाई जो आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं वो कुछ भी करके वर्ल्ड कप में जाने से पहले चाहते हैं कि ये जो मैनेजर पोजीशन है ये सॉर्ट की जा सके, ये मैनेजर को अपॉइंट कर लिया जाए। तो अब यहाँ पर दो ही नाम है, अगर एक नाम इन्वॉल्व नहीं है तो जोजे मोरिनो जैसे ही सीजन कंक्लूड करेंगे ना बेंफिका के साथ, आई थिंक वहां पर फिर जोजे मोरिनो का अपॉइंटमेंट हो ही जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अगर क्लॉप भी अवेलेबल हो जाते हैं, लेट्स से कि मैड्रिड अभी अप्रोच नहीं कर रही है बट करती अप्रोच, एंड इवेंचुअली क्लॉप कहते हैं कि हाँ भाई आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर बिटवीन द टू पार्टीज कौन सा मैनेजर यहां पर अपॉइंट किया जाएगा गिवन द सर्कमस्टेंसेज कि यहां पर आपको बड़े ईगो मेनियक्स को हैंडल करना है। तो वहां पर देखते हैं भाई किस किस मैनेजर के हाथ में बागडोर जाएगी। लेकिन भाई देखो ऐसा है कि आजकल के 18-18 साल के लौंडे वहां क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी आतंक मचा रहा है, और यहां पर आपके एंड्रिक ने कल बड़ी बात कर दी है कि मैं ना अपने बच्चे को फुटबॉलर नहीं बनाऊंगा क्योंकि फुटबॉल इज नॉट अ नाइस प्लेस। उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं यहाँ पर ब्राजील में फुटबॉल खेला करता था तो मैं यहाँ पर जाके ना इस सोशल मीडिया तुरंत चेक करता था आपके गेम के बाद कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, और फिर मैं लड़ता था सोशल मीडिया पे जाके। यार हम आज भी यही करते हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स तो आज भी यही कर रहे हैं, बट फुटबॉलर्स अक्सर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते, बट कभी कभी खो भी जाते हैं, राइट। तो एंड्रिक ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक है, बट एंड्रिक इज ऑन अ रोल राइट नाउ भाई। उन्होंने मॉड्रिच के बारे में बात की, उन्होंने बेलिंगम के बारे में बात की। एंड्रिक इज रिटर्निंग बैक टू रियल मैड्रिड अगले सीजन में, विच मींस यहां पर कि एंड्रिक के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर क्लॉप आएगा भाई, क्लॉप लव्स टू प्ले यहां पर यंगस्टर्स, एंड डेफिनेटली फिर उस केस में आपके एंड्रिक का गेम टाइम बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ना भी चाहिए। जैसा सीजन वो प्रोड्यूस कर रहा है ना लियोन के साथ, वो डिजर्व करता है। बट भाई एक वापसी और हो रही है, अगर यहाँ पर जोजे मोरिनो 2.0 की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर टोनी क्रूज इज ऑल्सो रिटर्निंग बैक टू रियल मैड्रिड। अब डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर टोनी क्रूज बतौर प्लेयर नहीं लौटेंगे। टोनी क्रूज का अभी रोल क्या होगा क्लब के अंदर वो डिफाइंड नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे मैनेजमेंट रोल में किसी ना किसी पोजीशन पे टोनी क्रूज वापस आने वाले हैं। और टोनी क्रूज का इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी जिससे कि वो प्लेयर और मैनेजमेंट के बीच का जो बैरियर है ना उसको थोड़ा सा सॉर्ट किया जा सके। तो यस, टोनी क्रूज भाई अ लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड, अ लेजेंड ऑफ फुटबॉल अगर इन जनरल बात की जाए, हिम रिटर्निंग बैक टू रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली बेनिफिट मेरे हिसाब से प्लेयर्स एंड पे ज्यादा करेगा ये, क्योंकि प्लेयर्स को एक ऐसा आदमी मिलेगा जिसके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया और बहुत लंबे टाइम तक किया था। प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर, इवन द प्लेयर्स लाइक यहाँ पर आप थिबत कोर्टोआ बोलोगे, एडर मिलिटाओ बोलोगे, इवन रूडिगर, क्योंकि रूडिगर तो आपके नेशनल टीममेट भी है टोनी क्रूज के। बेलिंगम भले ही कम खेले बट खेले थे या नहीं खेले थे, आई थिंक खेले थे, यस 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 खेले थे। वो चैंपियंस लीग जीती थी जो उस वो साल यहाँ पर बेलिंगम वाज देयर। तो हाँ मतलब एक अच्छा अपॉइंटमेंट होगा, बट किस कैपेसिटी में यहाँ पर आपके इन्वॉल्व किया जाएगा टोनी क्रूज को वो देखना भी बाकी है। लेकिन भाई कल जो बारसा रिलेटेड एक ही न्यूज आई है निकल के, वैसे तो मल्टीपल न्यूज है कि वो सेंटर बैक इसके लिए जा रहे हैं उसके लिए जा रहे हैं, बट आई एम शॉक्ड कि वो सेनेसी के लिए क्यों नहीं जा रहे, जबकि वो तो फ्री एजेंट है। ऑल्दो इनिशियली न्यूज आई थी निकल के कि सेनेसी को लेकर यहाँ पर बार्सिलोना काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन पता है सीन क्या है, देखो मुझे पता है ये डील होगी नहीं, लेकिन भाई दी ऑडेसिटी फ्रॉम सऊदी प्रो लीग एंड दी ऑडेसिटी फ्रॉम दीज क्लब्स, अल अहली वो बोल लो आप, या फिर आप अल हिलाल बोल लो, अल नसर बोल लो, भाई दीज क्लब आर रेडी टू मतलब स्पेंड एज मच एज दे कैन टू ब्रिंग क्वालिटी प्लेयर्स टू सऊदी प्रो लीग। आपने देखा है ऑलरेडी कितने सारे प्लेयर्स सऊदी प्रो लीग में खेल रहे हैं और काफी यंग यंग प्लेयर्स चले गए सऊदी प्रो लीग में ना। रफीनिया के लिए यहाँ पर एज पर रिपोर्ट सऊदी प्रो लीग का जो भी क्लब इंटरेस्टेड है, दे आर रेडी टू पे 90 मिलियन टू 100 मिलियन फॉर हिज साइनिंग। ऑल्दो ये पैसा अभी करंट सिचुएशन में बारसा के लिए यहाँ पर बड़ा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस अभी भी फेस कर रहे हैं। ऑल्दो कल जो रिपोर्ट निकल गई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1:1 का रेशियो अचीव करने की उम्मीद है इस समर विंडो से पहले बारसा ऑफिशियल्स की, अगर हम बात करें आपके कैटुलिनियन रिपोर्ट्स की। लेकिन भाई सऊदी प्रो लीग्स इंटरेस्टेड इन सऊदी क्लब्स इंटरेस्टेड इन रफीनिया, दैट गोज टू शो भाई के रफीनिया के लिए आगे चलकर यहाँ पर आपको ऐसा कोई अमाउंट मिल सकता है अगर लेट्स से कि ये सीजन रफीनिया का उतना टॉप क्लास नहीं जाता जो रफीनिया ने पिछले 1.5 साल 2 सालों में प्रोड्यूस किया है। तो हाँ मतलब Rafinha might take this opportunity and Barcelona might think about selling him. But right now, Rafinha is untouchable. There are few players in the Barcelona squad that are not for sale. And those names are, पहली बात तो मेरे हिसाब से Kubarsi is there, John Garcia is there, Yamal is there, Pedri is there, Gavi is also there to certain extent यहाँ पे। Although क्योंकि गावी का गेम टाइम थोड़ा कम रहा है तो अब इस पर मैं उतना श्योर नहीं हूँ, मतलब एज अ न्यूट्रल अगर बात करूँ मैं, फ्रेंकी डियोंग इज अनटचेबल राइट नाउ। ना फेरान टोरेस अप फॉर सेल। उसके अलावा आंजू फाती की रिपोर्ट्स आई हैं, आंजू फाती इज इंटरेस्टेड इन स्टेइंग परमानेंटली एट एएस मोनाको, बिकॉज उनको पता है वो लौटेंगे, उनको उतना गेम टाइम मिलेगा नहीं बार्सिलोना में,
क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ही गेम टाइम की बड़े लाले पड़े हुए हैं, तो आंसू फाती की डील से यहाँ पर पैसा मिल सकता है। अब देखते हैं भाई, बट बार्सिलोना सेलिंग एनी ऑफ दीज प्लेयर्स जो मैंने मेंशन किए इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये साइनिंग्स तो अभी टीमें भूल ही जाएं कि ये होने वाला है। अब देखो, बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीतना चाहती है तो उनको क्वालिटी ऐड करनी पड़ेगी। स्ट्राइकर पोजीशन पे मेरे हिसाब से बार्सिलोना को थोड़ा और अपना जो इन्वेस्टमेंट है इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उनको क्वालिटी स्ट्राइकर ही चाहिए। जब आप एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर लाइक लेवेंडोस्की को लूज करो ना, तो उस पोजीशन पे आपको डेफिनेटली एक बेटर आपको नाम चाहिए होगा, बेटर आपको एक टैलेंट चाहिए होगा, एंड पीक ईयर्स में चाहिए होगा। ये नहीं कि ज्यादा यंग साइन कर लिया या फिर ज्यादा ओल्ड एज वाला साइन कर लिया, तो वो नहीं हो सकता। सेंटर बैक पे साइनिंग चाहिए ही चाहिए है। अगर 1:1 का रेशियो अचीव कर लेती है बार्सिलोना, तो मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा एक फेवरेबल पोजीशन में आ जाएगी बार्सिलोना। और फिर तो शायद अल्वारेस के लिए भी डील करने में उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज फिर वो पैसा अकॉर्डिंग टू देयर जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग खर्च कर पाएंगे। तो देखते हैं भाई क्या सीन है। बट यहां पर भाई अगर मैं अपने क्लब की बात करूं आज के इस डेली फुटबॉल बुलेटिन में, तो भाई यूनाइटेड यहां पर अभी तक किसी मैनेजर से लिंक हुई नहीं थी एक्सेप्ट फॉर नागल्समैन। और नागल्समैन लेकर भी इतनी क्लैरिटी थी नहीं, क्योंकि नागल्समैन अभी यहां पर अपने आप को कमिट करे हुए हैं जर्मन नेशनल टीम के साथ। लेकिन भाई कल रात में यहां पर क्या नाम है इनका, एंडोनी इरायोला का लिंक आया है। जेसन बर्ट टीयर 1 सोर्स है यहाँ पर, टेलीग्राफ के नंबर 1 रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की है दैट हाँ, अब माइकल कैरिक को कंपटीशन देने के लिए इरायोला का नाम डिस्कस हो रहा है। अब देखो, जहां तक बात है कि माइकल कैरिक टाइम डिजर्व करते नहीं करते, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं भाई, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इरायोला का नाम भी उतना ही एक्साइटिंग है, बिकॉज इरायोला ने बॉर्नमथ प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है। बॉर्नमथ आप देखोगे यहां पर अपने सब मतलब सारे प्लेयर्स लूज किए उन्होंने अभी प्रीवियस विंडो में, उससे प्रीवियस विंडो में, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आपकी बॉर्नमथ जो फुटबॉल खेल कर आई वो काबिले तारीफ थी। लास्ट ईयर भी दे वर वेरी गुड एंड इस साल भी दे हैव बीन वेरी गुड। नाउ इरायोला वाला अपॉइंटमेंट मुझे कहीं ना कहीं थॉमस फ्रैंक की याद दिला रहा है, जो इस साल स्पर्स ने किया, या ग्रैम पॉटर की याद दिला रहा है जो आपकी चेल्सी ने किया था। तो ये जब छोटे क्लब के मैनेजर्स आपके बहुत बड़ा जंप मार के उन क्लब्स में जाते हैं जहां पर एक्सपेक्टेशन का लेवल ही एटलीस्ट टॉप 4 क्वालिफिकेशन है, तो फिर चीजें ना अलाइन नहीं हो पाती। क्योंकि देखो, अब इरायोला का एक रिटर्न हम सोच रहे थे कि भाई हो सकता है वो बिलबाओ चले जाएंगे, बट बिलबाओ में भी आपके टर्जिच चले गए वहां पर परमानेंट मैनेजर के तौर पे। तो इरायोला ने अपना फ्यूचर कमिट नहीं किया आपकी बॉर्नमथ के साथ, और अब वहां पर आपने देखा है मार्को रोज आ गए। तो डेफिनेटली इरायोला के लिए क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे। हो सकता है आपकी चेल्सी यहां पर आपके इरायोला का अपॉइंट कर ले, क्योंकि चेल्सी को वैसे भी मजा आता है ऐसी साइनिंग्स करने में। बट यूनाइटेड देखो यार, अगर इरायोला को लेकर आना है, एंड आई हैव जीरो डाउट्स कि इरायोला का अपॉइंटमेंट बहुत टॉप क्लास होगा, बट इरायोला कितना यहां पर हमें बेटर कर पाएंगे उस पर अभी मैं उतना श्योर नहीं हूं। नॉट टॉकिंग अबाउट यहां पर आपके कैरिक का अपॉइंटमेंट। देखो, कैरिक ने यार इस सीजन ये जो स्क्वाड साथ परफॉर्मेंस दी, ये पहली बात तो कल एंडी मीटर ने भी चीज बोली दैट दिस इज नॉट कैरिक का स्क्वाड। कैरिक अपना बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी पे यूज कर रहे हैं आपके गिवन स्क्वाड पे जो आपके प्लेयर्स है उनको। एंड उसके बाद यहां पर ऐसी परफॉर्मेंस है जहां पर हमने सिटी हरा ली, हमने यहां पर आर्सेनल भी हरा ली, चेल्सी भी हरा ली, राइट, हमने स्पर्स के अगेंस्ट भी मैच जीता, और अब हम यहां पर लिवरपूल होम पे होस्ट करेंगे इसी हफ्ते में, जो कि हमारा गेम है संडे को। तो डेफिनेटली भाई अगर हम वो भी जीत जाते हैं, तो फिर आप ऐसा क्या डाउट रखोगे माइकल कैरिक के नेम के ऊपर, जहां पर आप बोलो नहीं भाई इन गेम्स में यहां पर माइकल कैरिक ने वो काम नहीं कर पाया जो एक्सपेक्टेड था। जबकि आप देखोगे हमें 1 साल लग गया 2 बैक टू बैक गेम्स जीतने के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर अच्छे से बैक टू बैक गेम्स भी जीत रहे हैं, हमने 3-4 गेम लगातार जीते भी हैं। तो दैट गोस टू शो भाई माइकल कैरिक अपना टाइम डिजर्व करते हैं। अगर नागल्समैन आपके नेगोशिएशन टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर माइकल कैरिक को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। एंड फिर देखो यार, अगर आप इरायोला को अपॉइंट करोगे तो भी तो एक अनप्रूवन मैनेजर ही है ना। अगर आपके लिए माइकल कैरिक अनप्रूवन मैनेजर है, तो इरायोला भी अनप्रूवन मैनेजर ही बनेंगे, क्योंकि बॉर्नमथ के लिए मैनेज करना और यूनाइटेड के लिए मैनेज करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक्सपेक्टेशन का लेवल ही सर पार हो जाता है भाई। बट यहाँ पर भाई हमारे एक खिलाड़ी ने काफी उम्मीद दिखाई है अगले सीजन के लिए, एंड दैट गाय इज मेसन माउंट। Now you know what? I am really very happy that Mason Mount thinks that this team is ready to compete for the Premier League title. Although I don't think that we are ready to compete for the Premier League title. लेकिन अगर यहां पर यूनाइटेड एक अच्छी विंडो प्रोड्यूस कर लेती है, अगर यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छा पता कहते हैं ना, एक वो 4-5 साइनिंग्स का एक रन प्रोड्यूस कर देती है जहां पर हम फर्स्ट टीम प्लेयर्स लेकर आ जाते हैं, तो हाँ मतलब मैं कह सकता हूं कि हम टॉप 3 के लिए तो कंपीट कर पाएंगे। आई स्टिल बिलीव कि इस साल तो हम नहीं कंपीट कर पाएंगे प्रीमियर लीग के लिए। अगर कर लेते हैं भाई आउट ऑफ द ब्लू,
तो इट विल बी एब्सोल्युटली डिलाइटफुल बिकॉज एज अ फैन भाई यू वांट योर क्लब टू फाइट फॉर ट्रॉफीज. एज अ क्लब यू वांट योर क्लब टू बी इन पोजीशन जहां पर आर्सेनल है, जहां पर लिवरपूल लास्ट ईयर थी, जहां पर आपकी मैन सिटी हर साल रहती है, राइट? तो वो उस नैरेटिव पे तो मैं बिल्कुल यहां पर बैक करूंगा टीम को, लेकिन अभी मुझे लगता है दिस टीम हैज टू मेनी फ्लॉज, दिस टीम हैज टू मेनी पैचेस टू कवर, क्योंकि डिफेंस अभी वीक है, राइट? उसके बाद आपका मिडफील्ड इन टैटर्स होगा वंस कैसेमिरो विल लीव एंड उगारते भी जाएगा छोड़ के, तो आपको दो दो मिडफील्डर्स लाने पड़ेंगे. प्लस टू दैट आपको एक अटैकिंग मिडफील्डर भी ऐड करना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव अ स्ट्राइकर बैकअप, तो आपको उस पोजीशन पे अपनी साइनिंग करनी पड़ेगी. फिर लेफ्ट विंग के ऊपर पता है, अब इंटरेस्टिंगली जो कल रिपोर्ट निकल के आई है भाई, आई एम सरप्राइज्ड कि यहां पर 21 ईयर ओल्ड आपके अल हाजी मलिक डियोफ जो हैं, उनके लिए यूनाइटेड इंटरेस्टेड है एज अ कंपटीशन टू लूक शॉ. बट ये लेफ्ट बैक की जो पोजीशन है, इन्होंने इसमें ना पता नहीं क्यों पैट्रिक डोरगू का नाम मेंशन नहीं किया. तो क्या हम पैट्रिक डोरगू को विंगर के तौर पे देख रहे हैं? क्या पैट्रिक डोरगू को हम यहां पर आपके कूनिया का कंपटीशन देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम कूनिया का कंपटीशन देख रहे हैं फिर तो लेफ्ट विंग के ऊपर साइनिंग नहीं होगी प्रोबेबली, और अगर होती है तो बेसिकली वर्सेटाइल प्लेयर देखा जाएगा जो लेफ्ट विंग भी खेल पाए और नंबर 10 भी खेल पाए. तो उस केस में एनटीआई हो गए, मॉर्गन रॉजर्स हो गए, ऐसे नाम आपके आ सकते हैं. लेकिन भाई मलिक डियोफ अगर हम साइन करने वाले हैं और अगर हम यहां पर चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं टू लूक शॉ, तो दैट क्लियरली शोज कि हम यहां पर पैट्रिक डोरगू को देख ही नहीं रहे हैं एज अ लेफ्ट बैक. क्योंकि इफ पैट्रिक डोरगू इज not been considered as a out and out left back, then he is definitely a competition to Matthias Cunha's position, which also soften our stance for that position. कि भाई हो सकता है भाई यहाँ पर सेंटर बैक के ऊपर, लेफ्ट बैक के ऊपर और डिफेंसिव मिड के ऊपर या मिड के ऊपर, हमारी मिडफील्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, which gives me hope कि चलो ठीक है, थोड़ी स्ट्रेटेजिकली हम साइनिंग्स प्लान कर रहे हैं, हम ऑप्शंस यहाँ पर एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं उनको हम यहाँ पर दरकिनार नहीं कर रहे हैं, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग. बट आई स्टिल बिलीव यहां पर राइट बैक भी हमें देखो यार ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज माजुरुई मुझे सेंटर बैक पे ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं रेदर देन राइट बैक के पोजीशन के ऊपर, बिकॉज अटैकिंग प्रोसेस माजुरुई को उतनी अच्छी है नहीं, या उतनी अच्छी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो दे नहीं पाते. डेलो अगेन भाई, डेलो इज अ गुड प्लेयर, बट इज ही अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर? एंड इफ यू वांट टू फीचर इन चैंपियंस लीग ईयर आफ्टर ईयर, यू नीड टू हैव प्रॉपर स्क्वाड जो केपेबल हो हर साल चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने का, और वो भी स्ट्रांगली क्वालिफाई करेगा. ये नहीं कि अरे भाई 4 हफ्ते बचे, 4 में से हम ये टीम यहां हार जाए, वो टीम वहां हार जाए, फिर हम क्वालिफाई कर देंगे, वो नहीं. कॉन्फिडेंटली जाओ सीजन के एंड तक, यहां पर बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में रहो और तब क्वालिफाई करो, क्योंकि वहां से ना स्क्वाड जब आप प्लान करते हो नेक्स्ट सीजन के लिए, तो वहां पर वो चीजें करना आसान हो जाती हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करना आसान हो जाती है. और देखो यार, जेन्युइनली सीइंग ये एक बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ है, क्योंकि कोबी मेनो का कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट होना मतलब अब वो नेपोली इंटरेस्टेड है, ये क्लब इंटरेस्टेड है, प्रीमियर लीग में आपकी चेल्सी इंटरेस्टेड है, फलाना क्लब इंटरेस्टेड है, अब ये न्यूज निकल के नहीं आएंगी. ब्रूनो फर्नांडिस के साथ भी नेगोशिएशन हमें करने पड़ेंगे उनके नए कॉन्ट्रैक्ट पे, इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट पे, भले ही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो, बट दो यहां पे जरूर, क्योंकि जो रिलीज क्लॉज है उसको, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. बट भाई देखो, दिस गाय हैज अ पोटेंशियल टू बी अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर. राइट नाउ ही इज अ पॉसिबल वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर जो बन सकता है आगे जाके. He holds a potential to be a world class midfielder, but is he a world class midfielder right now? If you ask me, he's not. He has the capacity, he has the talent in the world, all the बोलोगे आप बातें जो आप चाहते हो एक मिडफील्डर में जो वर्ल्ड क्लास आपकी क्वालिटी होल्ड कर सकता है, वो सारी क्वालिटीज आपके कोबी मेनो में. बट यहाँ पर स्टिल भाई अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और जब अगली साल कैसेमीरो नहीं होगा ना, तब असली असली टेस्ट होगा यहाँ पर कोबी मेनो का और यूनाइटेड की मिडफील्ड का, क्योंकि कैसेमीरो क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर अप कर देता है फॉर कोबी मेनो, एंड वाइस वर्सा है, जहां कैसेमीरो स्ट्रगल करते हैं वहां पे कोबी मेनो कर देता है. अब ये पार्टनरशिप पिछले 3-4 साल से चल रही है. अब जो नया प्लेयर आएगा वो किस तरीके से यहाँ पर कोबी को हेल्प करेगा, क्योंकि देखो नया टारगेट आप देखोगे तो वो टोनाली भी है, वो एलिट एंडरसन भी है, वो बलेवा भी है, वो एडम वार्टन भी हैं, वो एंजेलो स्टिलर भी हैं. उसके अलावा और भी नाम आप देखोगे अभी आए दिन यहाँ पर. अब जैसे जैसे आपका ट्रांसफर मार्केट ओपन होने की कगार पे होगा ना, आपको बहुत सारे रैंडम नेम्स देखने को मिलेंगे. इवन युलमुंड का नाम निकल के आया है कि युलमुंड के केस में यूनाइटेड इज इन द फ्रंट पोजीशन टू गेट हिम ऑन बोर्ड. अब देखो युलमुंड का पिछली साल भी लिंक था, क्योंकि पिछली साल तो आपके रूबन एमरिम थे मैनेजर, एंड रूबन एमरिम के प्रीवियस प्लेयर हैं. क्या यहां पर यूनाइटेड स्पोर्टिंग से जाकर युलमुंड को लाने की कोशिश करेगी, ये देखना होगा. बट भाई अच्छी बात है कि हम जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस हैं, हमने हैरी मैगुएर का कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट कर लिया, हमने कोबी मेनो का कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट कर लिया, तो हम धीरे धीरे करके इन चीजों पे काम कर रहे हैं.
अब हमें बैकअप गोलकीपर, सेंटर बैक के कम से कम एक साइनिंग। उसके अलावा अगर हम पेटे डोरगू को एज अ विंगर देख रहे हैं तो हम एक लेफ्ट बैक की साइनिंग भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है डियो लियोन को हम लोन पे भेजेंगे और हैरी अमास का भी मुझे फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है। मिडफील्ड में एक सेंटर मिड और एक सेंटर डिफेंसिव मिड हमें लाना पड़ेगा, अलोंग साइड अगर एक एडिशनल साइनिंग हो जाए तो, एंड स्ट्राइकर पे एक बैकअप साइनिंग। तो इतनी ही साइनिंग्स तो बेर मिनिमम चाहिए। बाकी देखते हैं भाई कल सुबह तक क्या न्यूज निकल के आती है। आज शाम में करेंगे बात आपसे, हो सकता है स्ट्रीम के ऊपर, या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शायद यहां पर आज मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। बट दोस्तों हर रोज की तरह हम यहां पर लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये डेली फुटबॉल बुलेटिन। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, एंड मिलूंगा मैं आपको अब कल सुबह सेम टाइम सेम जगह, लेकिन डिफरेंट खबरों के साथ। चलिए अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे कल। अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।